इंडिया न्यूज हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको ये बताएं कि आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों के बीच कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान ये कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब के सबसे बड़े विवाद को बैठकर सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने को भी कहा था। ऐसे में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। आपको यहां पर यह बताएं कि हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा कर पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में डिक्री कर रखी है। अब इसे लागू कराने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की ओर से ये बात कही गई कि अब फालतू या फिर कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। और अब इस बड़ी बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है वो अपने आप में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन सतलज यमुना लिंक इस मुद्दे पर यह सबसे बड़ी बैठक कल होनी है। एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच हमेशा तनातनी की वजह बना रहता है। एक तरफ हरियाणा अपना हक मांगता है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दलील देकर पानी देने से इनकार कर देता है। आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है और कैसे ये विवाद अब तक बढ़ता चला आया। समझने की जरा कोशिश कीजिए। 1966 में पंजाब का बंटवारा कर हरियाणा बना और तब से ही मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आया है। 1966 से दोनों राज्यों के पानी के बंटवारे को लेकर ये विवाद चला। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 1976 में केंद्र ने हरियाणा को पानी देने की अधिसूचना भी जारी कर दी अपनी ओर से। हरियाणा को 7.2 में से 3.5 MAF पानी मिलना था। पंजाब से पानी लाने के लिए एसवाईएल नहर की योजना बनाई गई, यानी कि सतलज यमुना लिंक की योजना बनाई गई पानी लाने के लिए। 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच समझौता हुआ। 8 अप्रैल 1982 को पटियाला से एसवाईएल की खुदाई की शुरुआत भी कर दी गई। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि सतलज यमुना लिंक नहर की लंबाई 214 किलोमीटर है। विवाद की वजह से 1996 में ये मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचा। 1996 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2004 में पंजाब को काम पूरा करने के निर्देश भी अपनी ओर से दे दिए। 12 जुलाई 2004 में पंजाब ने देखिए किस तरीके से सभी समझौतों को रद्द कर दिया। कई सालों तक बातचीत हुई, विवाद और सुनवाई चलती रही, लेकिन आज तक ये जो मुद्दा है वो नहीं सुलझा है। 15 मार्च 2016 को पंजाब ने किसानों को जमीन वापस कर दी। जो जमीनें ली गई थी उसे वापस कर दिया गया। 2016 में पंजाब ने नहर के लिए किसानों से दरअसल 5000 एकड़ जमीन ली थी, लेकिन बाद में उसे वापस कर दिया गया। पंजाब में एसवाईएल को पाटने का काम शुरू कर दिया गया। पंजाब ने हरियाणा को 191 करोड़ रुपए का चेक भी वापस कर दिया। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि हरियाणा ने उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में तत्काल रिसीवर नियुक्त करने की अपील की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यथास्थिति बहाल करने का फैसला किया। पंजाब ने एसवाईएल ना बनाने देने का प्रस्ताव अपनी विधानसभा में पास किया। तो ये एसवाईएल का मुद्दा जो कि सालों से चला आ रहा है, जब से हरियाणा बना तब से ही ये विवाद बढ़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई चली, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। दोनों राज्यों में सरकारें बदलती रही, लेकिन एसवाईएल विवाद का समाधान नहीं हुआ। कई बार चुनाव हो चुके हैं दोनों राज्यों में। चुनाव से पहले ये मुद्दा खूब गर्माता भी है, लेकिन अभी तक इस विवाद का हल नहीं निकल पाया है। आपको समझाते हैं कि इस विवाद में कब कब क्या क्या पेंच फंसा। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। 1966 में हरियाणा पंजाब के बंटवारे के साथ ये विवाद जो है वो शुरू हुआ, यानी कि 54 साल पुराना है सतलज यमुना लिंक का ये विवाद। 1976 में एसवाईएल के तौर पर जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया। 1976 में 1982 में इंदिरा गांधी ने एसवाईएल निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। उसके बाद 1982 के बाद से जल बंटवारे को लेकर लंबा विवाद चला आया। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि हिंसक घटनाओं की वजह से 1990 में पंजाब ने नहर का काम अपने यहाँ रोक दिया। उसके बाद एसवाईएल का 90% निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। हरियाणा की ओर से
साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बताएं कि SYL पर पंजाब के हिस्से का काम बचा हुआ है। पंजाब के हिस्से का काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो 54 साल पुराना ये विवाद, लेकिन आखिरकार ये कब सुलझता है, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने अवैध रजिस्ट्री को लेकर बहुत बड़ी सख्ती की है। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की भी जांच की जाए, यानी कि 2017 के अप्रैल महीने से 2019 के दिसंबर महीने तक जो भी रजिस्ट्रीज हुई हैं उसकी भी जाँच की जाएगी। सरकार की ओर से सभी उपायुक्तों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए और 31 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल कई जगहों से अवैध रजिस्ट्री की खबरें सरकार तक पहुंची थी, जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए सरकार ने रजिस्ट्री के काम पर रोक लगा दी और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद अब दोबारा से रजिस्ट्री का काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर धांधलीबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको ये बताएं कि सरकार की ओर से कई अधिकारियों के खिलाफ भी इस पूरे मसले पर कार्रवाई की गई और अब ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि रजिस्ट्री की जांच होगी और 3 साल पुरानी जो भी रजिस्ट्रीज की गई हैं उसमें हर एक तथ्य खंगाले जाएंगे, हर एक पहलू से जांच की जाएगी और अगर कोई ऐसा मामला निकलकर सामने आता है तो कार्रवाई होगी। तो आपको बताएं कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए आज अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है। कृषि भूमि के डीड का पंजीकरण शुरू हो जाएगा और इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भूमि के लिए पंजीकरण के लिए अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको ये बताएं कि फैसला 10 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग विभागों के साथ हुई बैठक में लिया था। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है और शहरी क्षेत्रों में भी इसकी जल्द शुरुआत होगी। हालांकि क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आई थी उसके वजह से अब और पारदर्शी तरीका बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश ना आए। पिछले दिनों कई जगहों से अवैध रजिस्ट्री को लेकर खबरें सामने आई थी। खबर मीडिया तक पहुंचती उससे पहले सरकार को इसके बारे में पता चल गया। उसके बाद ही सरकार ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। अब एक बार फिर से नए तरीके से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बार सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उसमें धांधली की गुंजाइश खत्म सी हो गई है। आपको समझाते हैं कि कैसे रजिस्ट्री को भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्लान तैयार किया गया। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि नए सॉफ्टवेयर के तहत ज़मीनों की रजिस्ट्री होगी। अपग्रेडेड ये सॉफ्टवेयर है जिसके तहत आगे ये काम किया जाएगा। ऑनलाइन ज़मीनों की रजिस्ट्री की जाएगी। इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाई गई है। अगर डॉक्यूमेंट में कमी होती है तो रजिस्ट्री नहीं होगी, यानी कि अगर आपके पास कागजात नहीं हैं पूरे तो आप रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल सकेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। कुछ दिनों के बाद शहरी क्षेत्रों की रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी, यानी कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों की शुरू हुई है, उसके बाद शहरी क्षेत्रों की भी होगी। अनियमितता मिलने पर दरअसल रजिस्ट्री को बंद किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई तहसीलदारों को इसमें सस्पेंड भी किया जा चुका है। इससे पहले जो मामले निकलकर सामने आए उसके बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद गड़बड़ी की जो आशंका है वो अब कहीं ना कहीं कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने दरअसल अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें ये फैसला लिया गया और इसी फैसले के तहत इसकी शुरुआत हुई है। और इस बीच करनाल से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको यहाँ पर ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर करनाल से, जहाँ पर मुख्यमंत्री की दरियादिली दिखी। करनाल से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। घायल रिक्शा चालक की सीएम ने मदद की है। महात्मा गांधी चौक पर गिर गया था वो रिक्शा चालक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसकी मदद की। सीएम ने घायल चालक को अस्पताल भिजवाया। रास्ते से सीएम का दरअसल काफिला गुजर रहा था और इसी दौरान सीएम ने देखा कि एक व्यक्ति वहां पर गिर गया है और वो चोटिल है, जिसके बाद सीएम वहां पर उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद उस शख्स को अस्पताल भर्ती किया गया। करनाल से
ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस वक्त मौजूदगी है। करनाल वो पहुंचे हैं, करनाल का यहां पर दौरा है और इसी इलाके से दरअसल उनका जो काफिला है वो क्रॉस कर रहा था और उसी दौरान सीएम ने ये देखा कि एक व्यक्ति जो है उसको ज़रूरत है मदद की और उसके बाद सीएम की दरियादिली दिखी, सीएम ने उसकी सहायता की, जिसके बाद लोग बोलने लगे हैं कि अगर सीएम हो तो ऐसा हो। केसी आर्या मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन इस वक्त मौजूद हैं। केसी आर्या, इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। के दौरे पर था और जैसे ही वह हवाई पट्टी से यहाँ पर करनाल रेस्ट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे तो अचानक पुरानी जो कोर्ट है वहां पर गांधी चौक पर अचानक उनके काफिले के आगे एक रिक्शा वाला आ गया जिसका बैलेंस खराब हो गया और उसकी रिक्शा पलट गई, जिसके बाद उसको नीचे गिरने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ियां तुरंत रोकी और रोकने के बाद उसके रिक्शा चालक के पास पहुंचे और उसको उठा करके डीसी को आदेश दिए कि इसकी जो है ना इलाज करवाया जाए, जहां भी इसके हॉस्पिटल में जाना इलाज है तो उन्होंने तुरंत वहां से उठा करके आदेश दिया और कहा कि इसको इलाज के लिए भेजा जाए। फिलहाल कहीं ना कहीं सीएम की जो दरियादिली दिखाई है कि उन्होंने अपना काफिला रोककर एक रिक्शा चालक को जो है ना गिरते हुए को बचाया और वहां उसके जो चोटें लगे उसके लिए इलाज के लिए भेजा। आम लोगों के बीच से किस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इसको लेकर? देखिए कहीं ना कहीं जो है ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहले भी ऐसे जो है ना कई बारी जो किस्से हो चुके हैं, हादसे हो चुके हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद हेल्प किया उतर करके और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उसी कड़ी में आज फिर ऐसा जो वाकया सामने देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एक जो है बैलेंस खराब होने से रिक्शा पलट गई और उसके एक रिक्शा चालक को मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से उठाकर उसके कुशल क्षेम पूछा और उसके इलाज के लिए जो भी अगर उसको छोटी मोटी चोट आई है इलाज के लिए जो है ना उसको हॉस्पिटल भेजा और वहीं डीसी को आदेश दिया कि इसका इलाज करवाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी आर्या आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो इंसानियत की मिसाल एक बार फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश की। दरअसल उनका काफिला वहाँ से गुजर रहा था और इसी दौरान एक रिक्शा चालक जो कि वहाँ पर गिर गया, जिसके बाद सीएम ने गाड़ी को रुकवाया और उसके बाद वो खुद उतरे और उन्होंने रिक्शा चालक की मदद की। फिलहाल आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे। यहाँ पर वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे जहां पर प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन होना है। प्लाज्मा बैंक बनने के बाद करनाल के साथ साथ आसपास के कोरोना मरीजों के सामने एक अच्छा विकल्प मिलेगा जिससे वो दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि जो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें जिससे दूसरों की मदद हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेरठ रोड के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करने वाले हैं। जिस रूट के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे वो 105 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। आपको ये बताएं कि करनाल से ही सीएम शाम के वक्त दिल्ली रवाना हो जाएंगे जहां पर वो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने शहीद मदन लाल ठींगरा को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी। हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि देश को ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद मदन लाल ठींगरा के शहीदी दिवस पर उन्हें सादर नमन। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं पंचकुला से बड़ी खबर कोविड-19 से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से संक्रमित 4 नए मामले सामने आए। सेक्टर 21 के 51 साल के बुजुर्ग की मौत की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। भरेली की रहने वाली बुजुर्ग महिला की भी मौत, सेक्टर 9 के 59 साल के बुजुर्ग की भी मौत। ये बड़ी जानकारी आपको दे, कोरोना का कहर लगातार जारी। कोनी गांव की 60 साल की महिला की भी मौत की खबर मिल रही है। पंचकुला में कोरोना से आज 4 मरीजों की मौत हो गई है। ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक खबर क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी आगे बढ़ता हुआ और इसने बहुत ज़्यादा परेशानियों को पैदा कर दिया है। सेक्टर 9 के 59 साल के बुजुर्ग की भी मौत की खबर मिल रही है। मृणाल मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। मृणाल, हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। 4 मरीजों की मौत की खबर मिल रही है पंचकुला में आज। जी प्रिया, यदि बात की जाए पंचकुला की तो पिछले 12 घंटों की जो रिपोर्ट आई है, सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने इस बात की पुष्टि की है कि 4 मौत जो है आज वो पंचकुला में हुई हैं, जिनमें से 2 शहरी इलाके से हैं तो 2 ग्रामीण इलाके से भी हैं। बात की जाए सेक्टर 21 से 51 वर्षीय मेल, बरेली विलेज जो पड़ता है बरवाला के अंदर, वहां पर 62 वर्षीय फीमेल
और कोना विलेज जो पिंजौर में पड़ता है 60 वर्षीय फीमेल और एक 59 वर्षीय मेल जो सेक्टर 9 के रहने वाले हैं, इनकी मौत जो है कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन एक बात प्रिया इसमें बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है ये कहीं ना किसी क्रॉनिक बीमारी से पहले से ही ग्रसित थे। तो पहले से शुरू से कहा गया था कि उन लोगों का ख्याल रखा जाए, परिवार वालों को कहा गया था, सबको कहा गया था जो कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित है उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, वो घर से ना निकलें। और कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद जो है अवहेलना हुई है इस बात की और इस वजह से जो है ये लोग कहीं ना कहीं मौत के आगोश में चले गए। एज फैक्टर और मेडिकल हिस्ट्री की बात निकलकर सामने आ रही है प्रिया, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री की बात निकल कर आ रही है तो जो लोग बार बार डीसी पंचकुला जो है मुकेश कुमार आहूजा और सीएमओ जो है डॉक्टर जगजीत कौर कह रहे हैं कि जो लोग भी किसी भी क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित है वो अपना पूरा। ठीक है प्रियनाल, हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। इधर आपको बताएं कि साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले 20 दिनों से कोरोना के केस में कमी आई है। सीएमओ ने बताया कि जिले में अब 700 से भी कम एक्टिव केस बचे हैं क्योंकि टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ा दिया गया है। अच्छी बात तो यह है कि जल्द ही गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला जिला बन सकता है। आज की स्थिति की बात करें गुरुग्राम में कोरोना केसेस को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि हमारे जो क्यूमुलेटिव टोटल जो केसेस थे वो 10,200 के लगभग हैं और डिस्चार्ज होने के बाद जो पेशेंट रिकवर कर चुके हैं, तो आज की डेट में हमारे पास एक्टिव केसेस कुल मिलाकर 600 अगर मैं कहूँ 93 के आसपास है, यानी 700 से भी कम केसेस हमारे पास एक्टिव केसेस रह रहे हैं। और पहले जहां गुरुग्राम में अगर मैं बात करूं 7,000 तक या केसेस जो टोटल थे किसी एक ज़माने में, या 4,000 5,000 ऐसा चल रहा था, जो एक्टिव केसेस भी थे और क्यूमुलेटिव केसेस भी थे, तो धीरे धीरे हमने उसके ऊपर जो है जो मेन जो चीज़ें होती हैं 3 चीज़ें यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, उस पर ध्यान दिया। इसकी वजह से आज देखेंगे कि हरियाणा में गुड़गांव नंबर 1 पर है, जहां अगर रिकवरी की मैं बात करूं तो 92% हमारा रिकवरी रेट है। और जो डेथ रेट है, जो फर्टिलिटी हम जिसको कहते हैं, वो पिछले 15 दिनों में सिर्फ 3 डेथ हुई हैं और ऑलमोस्ट जो है 1.2527 के आसपास हमारी फर्टिलिटी रेट जो चल रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी तकरीबन कुछ कम है। और जो टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, जहां पर टोटल टेस्टिंग की बात करें, तो संभवतः आने वाले कुछ दिनों में या 2 या 3 दिन मैक्सिमम मैं कहूं तो गुड़गांव शायद संभवतः प्रदेश का तो है ही है, देश का शायद पहला ऐसा जिला होगा जिला स्तर पर जिसको मैं बात कहूँ जो 1 लाख टेस्ट पर मिलियन यानी 10 लाख की आबादी पर 1 लाख टेस्ट करने वाला जिला बनने जा रहा है। ये माना जाए कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के साथ लोग जीना सीख गए हैं, या फिर ये मान ले कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि अब कोरोना खत्म होने की राह पर है, या अभी भी जरूरत है संयम सावधानी की? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि ख़त्म होने की राह पर है या ख़त्म कर दिया जाएगा, बिकॉज इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी हाई है। इसके लिए मैं लोगों को कहूँगा कि कंप्लेसेंस ना हो या बिल्कुल ये ना करें कि बेपरवाह ना हो। प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का। मैं मानता हूँ कि पिछले ऑलमोस्ट आज 20वां दिन है जब 100 से कम केसेस गुरुग्राम में आ रहे हैं, लेकिन केसेस की जो संख्या आप जानते हैं कि इमीडिएटली कभी भी बढ़ जाती है। हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखे हुए हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट कि आने वाले टाइम में हम इसको और कम कर पाएंगे। और अब नजर हेडलाइंस पे। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की होगी बैठक। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी दोनों की बातचीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी होंगे शामिल। अवैध रजिस्ट्री पर मनोहर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती। 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की भी होगी जांच। सभी उपायुक्तों को निर्देश, 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट। कुछ देर में करनाल मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। मेरठ रोड के निर्माण कार्य का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए शाम को पहुंचेंगे दिल्ली।
देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 58,000 से ज्यादा मरीज, 960 की हुई मौत, 26.5 लाख संक्रमित मरीजों में से 19 लाख से ज्यादा रिकवर। करनाल में कोरोना से हुई 16वीं मौत, 55 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। हरियाणा में 47,000 से ज्यादा मिल चुके केस, 84% है रिकवरी रेट। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है आपको, इससे रूबरू करवा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी आपको दे कि हरियाणा के कई हिस्सों में तूफान का अनुमान, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मौसम विभाग की ओर से ये आसार जो हैं वो व्यक्त किए गए हैं। सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार में आ सकता है तूफान, ये अलर्ट जारी किया गया। करनाल, रोहतक में भी तूफान का अनुमान जो है वो व्यक्त किया गया है। अगले 2 घंटे में तूफान के साथ बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मौसम विभाग की ओर से ये आसार जो हैं वो व्यक्त किए गए हैं। कई हिस्सों में प्रदेश के तूफान आ सकता है। मौसम विभाग ने तूफान का अनुमान जताया है। तेज बारिश के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए, जिसके बाद सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार में अलर्ट कर दिया गया है। करनाल, रोहतक में भी तूफान का अनुमान जो है वो जाहिर किया गया है। अगले 2 घंटे में तूफान के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हरियाणा के कई हिस्सों में तूफान का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार में आ सकता है तूफान। इसके अलावा करनाल और रोहतक में भी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है मौसम विभाग की ओर से। भिवानी के सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कैनरा बैंक में हुई लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि जिसे इस मामले में बतौर मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ 20 साल का ही है। आरोपी का नाम दिनेश उर्फ फौजी है और इस पर पहले ही कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। दिनेश उर्फ फौजी पर 2 हत्याओं की केस दर्ज है। आरोप है कि इसने पहली बार अपने दोस्त के एक दुश्मन की हत्या की और दूसरी बार रेलवे पुलिस के एसआई को मौत की घाट उतार दिया। इसके अलावा सैद गांव के रहने वाले दिनेश पर 9 अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। जिस कैनरा बैंक में 4 मार्च को लूट की वारदात हुई थी वो रेवाड़ी खेड़ा गांव में है और सै गांव उससे कुछ ही दूरी पर है, जहां पर दिनेश का घर है। दिनेश ने दिन दहाड़े बैंक में घुसकर 4 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसमें उसके साथी भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस दिनेश से पूछताछ कर रही है। दिनेश ने अब तक 11 वारदातों में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। ये रेवाड़ी खेड़ा के पड़ोस का गांव है, सै गांव हमारे यहाँ बियानी में पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला है और इसके ऊपर 11 मुकदमे आपराधिक दर्ज हैं। ये काफ़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसी ने अपने गांव के नज़दीक जो रेवाड़ी खेड़ा है उस बैंक की रैकी करके इसी के द्वारा अपने साथियों से साथ मिलकर लूट की गई थी। हाँ, इस दौरान गिरफ्तारी इसकी 11 वारदातों का खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले है हमारे चांग गांव में भी पेट्रोल पंप से 1,08,000 की लूट हुई थी। उससे कुछ दिन पहले कैरू लेगा रोड पे एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी और जो उकलाना में एक मुलाजिम जीआरपी का था उसकी हत्या की गई थी। इन सभी वारदातों में यही मुख्य आरोपी है। वहीं कैथल की जनकपुर कॉलोनी में बीते दिनों बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया था। शुरुआत में मामला लूट का लग रहा था क्योंकि मृतक की बहू ने पुलिस से लूट के बाद हत्या की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच की तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने खुलासा किया कि बहू ने ही अपनी सास को मौत के घाट उतारा था। दरअसल बहू इस बात से नाराज थी कि उसकी सास उसे बाहर आने जाने से रोकती थी। इसी बात को लेकर बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। हत्या के बाद घर में रखे सोने और चांदी के जेवर प्रेमी को देकर उसने भगा दिया ताकि मामला लूट का लगे। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में आरोपी बहू और उसके प्रेमी समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना के बाद ही मृतक की बहू राजविंदर कौर को गिरफ्तार किया और जब पूछताछ की गई तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। वारदात में शामिल अमित नाम का एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, जो कि होमगार्ड का जवान है। अमित राजविंदर के घर पर ही बाइक लगाता था और दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी। ना कोई टीवी सीरियल की वो है ना कुछ और। इन्होंने खुद में ही आपस में इन दोनों की प्लानिंग करी है इन्होंने, और प्लानिंग करके रात के टाइम पे वो गांव से आया है,
इसने पहले जो कैमरे लगे हुए थे, कैमरे की टीवीआर का तार निकाला, वायर पीछे से डिस्कनेक्ट करके वो कैमरे बंद किए और उसके बाद उसको एंट्री करवा के और फिर उसके बाद इनका आगे की सारी कार्रवाई इन्होंने मर्डर की। इधर सोनीपत में हुई देर रात जलती कार में डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। कार की पिछली सीट पर जला हुआ शव मिला। यह हादसा है या फिर हत्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। कार भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। घटना के सामने आने के बाद पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल आखिरकार ये उठता है कि आग कैसे लगी। हैरानी की बात तो यह है कि कार में जिस वक्त आग लगी उस वक्त का वीडियो भी सामने आया। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार ये वीडियो किसने बनाया। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से आग का गोला यहां पर कार बन गई और धू धू कर कार जल उठी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार के पिछले सीट पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। और ऐसे में हर एक पहलू से मामले की जांच पुलिस यहां पर कर रही है। कार बंद करके युवक को जलाया गया, ये भी सवाल यहां पर उठ रहा है। आखिरकार ये पूरी वारदात कैसे हुई, वो शव वहां पर कैसे पहुंचा, वीडियो किसने बनाया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। कार में आग कैसे लगी, क्या ये कोई हादसा या फिर किसी ने जानबूझकर साजिश रची, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस की जांच अब आगे बढ़ती हुई। वहीं सिरसा के नटार गांव में सीवर में गिरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 110 घंटे से जारी है, लेकिन अभी तक सीवर में गिरे किसान का पता नहीं चल पाया। आपको बताएं कि अब एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम नटार गांव से लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पड़ने वाले सभी मेन होल को खोलकर उनकी दोबारा जांच की जा रही है। नटार गांव में बुधवार रात को सीवर में 2 लोग गिर गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति पूर्णचंद को निकाल लिया गया। इसकी हिसार में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि संदीप और काला सिंह की तलाश करीब 110 घंटे से जारी है। तो नटार गांव में एनडीआरएफ की टीम का वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। इस बीच एक बड़ी जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई मिल रही है। सिरसा में आज कोविड-19 के 17 केस रिपोर्ट हुए। जिले में अब तक 782 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। सिरसा में एक्टिव केस की संख्या 357 है। तो मामले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, हालांकि कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया ठीक होने के बाद। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।